टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए घटना चक्र से जितने भी मॉडर्न का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो कौन सा स्टेट सम्मिलित था? तो वो हो जाएगा श्रीनगर। इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था रंजीत सिंह का जन्म? 13 नवंबर 1780 को, और वो सुकलचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को हुआ था, और वो सुकलचकिया मिसल से संबंधित थे। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में देख लीजिए, ये ईस्वी जो है ना वो पूछता है। मुल्तान पे उन्होंने कब्जा किया 1818 में, 1819 में कश्मीर पर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्न विकल्प कौन सा होगा? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, सुकलचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकलचकिया मिसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर उनकी राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ठीक है। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? तो वो किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना किए थे? तो वो है लाहौर। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। कैसी थी उनकी न्याय व्यवस्था? तो कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत-ए-आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है। रंजीत सिंह के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। इसका भी एक्सप्लेनेशन स्टोरी देख लेते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद पौत्र जिसका शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, उसके भाई जो थे शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और कोहिनूर हीरा जो है उनको भेंट दिया था। तो कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को शाह शुजा ने भेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो ये कौन कहते हैं? तो महाराजा रंजीत सिंह कहते हैं ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकलचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रति शासन परिषद जिससे उनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे में शासनकाल चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में और अमृतसर पर कब किए थे? 1805 में, और फरीदकोट, मालेर कोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो खड़ग सिंह थे, जो कि उनके पुत्र थे।
और 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह ने सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये तो सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य थे और दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक तो ये तो हो जाएंगे दिलीप सिंह। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? H.M. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी जो थे ना वो उस परिषद के सदस्य नहीं थे। एक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, एक और कौन थे? इलियट करके, ये दोनों सदस्य नहीं थे। पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो है इस परिषद के सदस्य नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली विजय हुआ था और ये हुआ था 1766 से 69 ईस्वी में और इसका नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे अंग्रेज की तरफ से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि सम्मिलित थी। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंची। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि की। इस तरह हम बोल सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि से और ये संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये हैदर अली किए थे। 1742 में वेंकट रॉय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए सर हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसिन मीर साहेब की डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो कौन हराया था? सर आयरकुट। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब का स्थापना भी की और उसका सदस्य भी बना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था? तो पोल्लीपुर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठा और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया।
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये देने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे तो 1799 में। कब मारे गए थे? 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ नहीं बल्कि पराजित किया अंग्रेज को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिग्गंत हुआ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और 1799 में ये सब हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट था। तो देखिए सर आयर कुट नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इस टाइम पर वेरलेस्ट था। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 तक चला। इस दौरान सर गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ जिसमें कि टीपू मारे गए 1799 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 को। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। और सालबाई की संधि हुई थी कब? सालबाई की संधि हुई थी 1775 से 82 के बाद महाजी सिंधिया के मध्यस्थता में अंग्रेज और मराठों के बीच 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया है। तो वहाँ पे सरदना में बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरगना में करवाया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण किया। तो इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है? तो ये सब सही है, ये गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 1761 को पानी की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई ना कोई संबंध ना खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। वारेन हेस्टिंग्स को 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 और 65 से 67 की अवधि में रहे थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें ना ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ई होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर जनरल बनना। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को। तो इसका ऑप्शन में कुछ दिया हुआ ही नहीं था वैसे, तो इसका राइट आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन में सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव के समय में असैनिक सैनिक दोनों सुधार हुए थे। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह किए थे। कौन किए थे? राजा चेत सिंह। नेक्स्ट नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिक के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना से बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति भी इसको बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम भी यह कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि सीमा सुरक्षित रहे। उस समय भयमुक्त अफगान और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। लाया कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया, तो कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। इतना सुनने से अच्छा है, सबसे बेस्ट। द्वैध शासन आया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में ख़त्म किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बट मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत हर किसी का डिमांड अलग अलग होता है ना। दूसरी बात, मुझे भी सही नहीं लगा सिर्फ क्वेश्चन करा देना। एक्सप्लेनेशन इसमें अगर दिया हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होता है। तो जो बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि इसको अच्छे से अगर वीडियो देखेंगे तो सिर्फ उनको क्वेश्चन मिलेगा, वो सही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर देती हूँ, तो बस मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन देने से थोड़ा कम मतलब वो क्वेश्चन होगा और थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, वीडियो लंबी बनाने का तो टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, लेकिन जितना ही वीडियो बनेगा, जितना ही क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र मुझे लगता है करने से सब एग्जाम के लिए फ़ायदा होता है। तो चलते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अभी मैं आपको बताई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग के सेनानायक भी कहा जाता है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड क्लाइव, तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो अभी मैं बताई वारेन हेस्टिंग्स पे। बेल्लोर की विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन बार्लो। बेल्लोर की मद्रास सेना की भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार का पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने, तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल जो थे सर जॉर्ज बार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई। बेल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। भारत में न्याय संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानी जाती है? तो वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरोगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उसके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया। दरोगा नामक पुलिस अधीक्षक अधिकारी नियुक्त किए। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी, गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो राइट है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, तो ये भी सही है। ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय।
1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने। तो किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो जोधपुर के राजपूत किए थे, मैसूर के शासक ने किए थे, होलकर भी किए, हैदराबाद के निजाम भी किए थे और इंदौर के होलकर भी किए थे। तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं दिया हुआ है जो कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वो है कौन कौन से? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले, सिंधिया, इंदौर को होलकर भी है, देख लीजिए अच्छे से, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रमण नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं आज इतना ही वीडियो बनाई। उसके लिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट आएगा। और हम सोच रहे हैं ना, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 10-15 दिन के बाद, तो मुझे लगता है ना बिहार स्पेशल भी कुछ क्वेश्चन मैं डालूँ तो सही रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार स्पेशल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो होगा तो अब जो वीडियो आएगी ना तो वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा बिहार स्पेशल। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।